नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ सॉल्व्ड पेपर ऑफ JKSSB क्लास फोर्थ। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको फुली सॉल्व पेपर बताऊंगा क्लास फोर्थ का। तो आप सब लोग जो हैं एक कॉपी और एक पेन पकड़ लीजिए, क्योंकि ये जो है थोड़ा लंबा जाने वाला है कारवां, क्योंकि ये 100 क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं। तो इसलिए जो है आप लोग एक कॉपी और पेन पकड़ लीजिए, और जैसे जैसे मैं क्वेश्चंस कराते जाता हूँ तो उन सब का आंसर आप कॉपी में लिखते जाइए और कंपेयर कीजिए कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सब लोग जो है, अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्लास फोर्थ सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर जो है, इसमें जैसे कि आपको पता है कि क्लास फोर्थ का पेपर जो है 100 मार्क्स का होगा, और इसका टाइम पीरियड जो है 2 घंटे के लिए रहेगा। इसमें टाइम तो आपको अच्छा खासा मिल रहा है, तो अब आपको इस टाइम को यूटिलाइज करना है अच्छे तरीके से, और पेपर को जो है अच्छे ढंग से सॉल्व करना है। कौन कौन से सेक्शंस आपने पहले करनी है वो जो है आपने पहले देखना है, और उसके बाद इस क्वेश्चन पेपर को आसानी के साथ सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो जैसे कि आपको पता है कि इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस के 4 पार्ट्स हैं इस पेपर के। इंग्लिश जो है वो 20 मार्क्स की आएगी, मैथ्स भी 20 मार्क्स की आएगी, रीजनिंग भी 20 मार्क्स की आएगी, और जनरल अवेयरनेस आपकी 40 मार्क्स की आएगी। तो हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, और इसमें नेगेटिव मार्किंग अभी तक कुछ नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने पार्ट ए से, इंग्लिश लैंग्वेज से। ओके, तो चलिए हम मूव करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इससे पहले जो है, आपको जो स्क्रीन पे क्वेश्चंस दिख रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं वो जो है आप करने की कोशिश कीजिए। वीडियो को पॉज कीजिए और ये सब क्वेश्चन जो है करने की कोशिश कीजिए। मैं आपको इन सब का सोल्यूशन पार्ट बता दूंगा सबका, तो आप सब लोग जो है इसको करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज ट्रू? The 1947 was a wonderful year. He is a better soldier than a statesman. He is fond of playing the tennis. The train arrives at platform. तो फर्स्ट जो ऑप्शन है, द 1947 वाज अ वंडरफुल ईयर। कभी भी जब भी आपको कोई डेट मेंशन करते हो तो वहाँ पे उसके पीछे द नहीं लगता है, तो पहला ऑप्शन रॉन्ग है। तो हमें ढूंढना है कि कौन सा जो है ट्रू ऑप्शन है। तो सेकंड ऑप्शन जो है, ही इज़ बेटर सोल्जर देन अ स्टेट्समैन। तो यहाँ पे जो है ही इज़ अ बेटर सोल्जर देन स्टेट्समैन आएगा, देन अ स्टेट्समैन नहीं आएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या गलती है सेकंड ऑप्शन में? सेकंड ऑप्शन में यहाँ पर आ नहीं आएगा। थर्ड ऑप्शन क्या है? ही इज़ फॉन्ड ऑफ प्लेइंग द टेनिस। प्लेइंग द टेनिस नहीं आएगा, यहाँ पे प्लेइंग टेनिस आएगा। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन बच गया है, द ट्रेन अराइव्स एट प्लेटफॉर्म। तो ये वाला ऑप्शन जो है सही है, पहला का आंसर फोर्थ। ओके, तो आपको मैंने फुली तरीके से समझा दिया कि किस वजह से जो है ये पहले 3 ऑप्शन जो है कैंसिल आउट हुए हैं। तो इसी प्रकार से हम सारे क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पिक आउट द ऑप्शन विच इज़ नॉट ट्रू। तो हमें कौन सा ऑप्शन चुनना है? अब 4 ऑप्शंस फिर से दिए गए हैं सेकंड क्वेश्चन में, उसमें से हमने क्या करना है कि ऐसा ऑप्शन चुनना है जो कि सही नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन इज द डॉग इज फेथफुल एनिमल। तो पहला ही गलत है ना। क्या द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल होना चाहिए था? द डॉग इज अ होना चाहिए था यहाँ पे। तो मतलब इसका आंसर जो है फर्स्ट, ये गलत है। बाकी ही इज़ एन MLA, शी इज़ मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल एंड द मार्केट इज़ हॉट विद द र्यूमर, ये सारे सही हैं। ओके, तो चलिए अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चेंज द फॉलोइंग इनटू एन इंटरगेटिव सेंटेंसेस। तो इसको आपने, जो आपको सेंटेंस दिया गया है उसको इंटरगेटिव सेंटेंसेस में कन्वर्ट करना है। आई नेवर लव्ड रेसिंग, इसको आपको इंटरगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो ये थर्ड क्वेश्चन है। तो आप कैसे करोगे? आपको ऑप्शन दिए गए हैं 4, इसमें से आपको बताना है कि इसको इंटरगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करके कौन सा ऑप्शन सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है, डिड आई नेवर लव रेसिंग।
पहला ऑप्शन गलत है। हैड आई एवर लव्ड रेसिंग, नो, ये भी गलत है। डिड आई एवर लव रेसिंग, हाँ, क्योंकि हमें क्या दिया था, आई नेवर लव्ड रेसिंग, तो इसका मीनिंग भी वही होना चाहिए कि मुझे रेसिंग पसंद नहीं थी। तो डिड आई एवर लव रेसिंग मतलब कि कभी भी मैंने रेसिंग को लव किया या नहीं, कभी भी नहीं किया। तो इसका मतलब थर्ड ऑप्शन जो है इसका करेक्ट है। तीसरे का 3। ओके, चलिए आगे मूव करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4, दो शूज आर टू स्मॉल फॉर यू, यूज बिग। तो आपने इस क्वेश्चन में क्या करना है, जो ये सेंटेंस दिया गया है इसमें आपने बिग का इस्तेमाल करना है। तो ठीक है, तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन जो है उसमें बिग का इस्तेमाल सही हुआ है। ठीक है, तो पहले ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, दो शूज़ आर नॉट बिग फॉर यू। तो इसमें क्या था, जैसे हमें सेंटेंस में बताया गया कि दो शूज़ आर टू स्मॉल फॉर यू, मतलब ये शूज़ जो है आप तेरे लिए बहुत छोटे हैं। तो इसका मीनिंग सेम रहना चाहिए, बिग का इस्तेमाल करके मीनिंग भी सेम ही रहना चाहिए। तो दो शूज़ आर नॉट बिग फॉर यू, तो ये गलत है। दो शूज़ आर नॉट बिग एनफ फॉर मी, तो ये भी गलत है। दो शूज़ और नॉट बिगर फॉर मी, ये भी गलत है। दो शूज़ और नॉट बिग एनफ फॉर यू, यस। क्या है फोर्थ ऑप्शन का, क्या है यहाँ पे, फोर्थ ऑप्शन सही है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही है। ओके, तो फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। विच वन इज़ रॉन्ग इन फॉलोइंग प्रपोजिशंस। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सी प्रपोजिशंस गलत है। ठीक है, ही वॉज सिटिंग ऑन हिज बैग, ही वॉज सिटिंग ऑन हिज बैग, फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट, ये ठीक है। द स्नेक वॉज किल्ड बाय हिम विद अ स्टिक, यस, ये यहाँ पे भी विद है, तो सही ऑप्शन है ये वाला। तो फिर थर्ड वाला है, देयर इज़ अ डोर ऑन योर लेफ्ट, देयर इज़ अ डोर ऑन योर लेफ्ट, तो ऑन नहीं आएगा यहाँ पे, ऑन नहीं आएगा, टू योर लेफ्ट आएगा, देयर इज़ अ डोर टू योर लेफ्ट। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे, फिफ्थ क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन यहाँ पे इसका आंसर है, क्योंकि ये वाला जो प्रोपोजिशन जो है गलत है। ठीक है, तो फिफ्थ का आ गया कौन सा, थर्ड। ठीक है, तो अब सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग वंस। तो आपको ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस जो है चुनना है इन सब में से। तो पहला है, इन हर कंक्लूडिंग स्पीच शी सेड ऑलमोस्ट नथिंग वर्थ लिसनिंग टू, देयर अपीयर्स टू बी अ लिटिल लिएसन अमंग द टू ग्रुप्स ऑफ द सोसाइटी, तो ये भी गलत लग रहा है। थर्ड, आई फॉलोड मिस्टर जैक्सन अलॉन्ग द कॉरिडोर, एंड देन फोर्थ इज, yesterday I met a man who was blind with the right eye। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो ग्रामेटिकली जो करेक्ट सेंटेंस जो 4 ऑप्शंस में है वो है, क्योंकि फोर्थ ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, विद द राइट आई, यहाँ पे क्या आना चाहिए था, क्या आना चाहिए था यहाँ पे, हु वॉज ब्लाइंड इन द राइट आई आना चाहिए था। और ऊपर जो है वैसे ही पहले 2 ऑप्शन भी जो है ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है, और सिर्फ थर्ड ऑप्शन जो है ग्रामेटिकली करेक्ट है, आई फॉलोड मिस्टर जैक्सन अलॉन्ग द कॉरिडोर। तो सिक्स्थ का आंसर जो है वो थर्ड आ गया। ठीक है, अब हम 7th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आई विल डैश गो फॉर द पिकनिक डैश और टेक रेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। आपको करेक्ट ऑप्शन से फिल करना है। ठीक है, तो इन सब क्वेश्चंस का आप पहले आंसर दे दीजिए वीडियो को पॉज करके, 7th, 8th, 9th और 10th का। तो मैं आपको इसका सोल्यूशन बता देता हूँ। तो 7th क्वेश्चन का क्या है, आई विल आइदर नॉर, नाइदर और, आइदर और, नाइदर नॉर। तो कौन सा ऑप्शन जो है 7th का सही होगा, तो आई विल आइदर गो फॉर अ पिकनिक और टेक अ रेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो है इसका सही है। ठीक है, तो अब हम 8th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ही इज डैश देन यू, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शन। ही इज डैश देन यू, अब यहाँ पे क्या आएगा, इस डैश में क्या आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स में आपने बताना है कौन सा ऑप्शन जो है सही आएगा। फर्स्ट है वाइजर, सेकंड है मोर वाइजर, थर्ड है वाइज एंड फोर्थ इज मोर वाइज। तो यहाँ पे कौन सा आएगा, ही इज, फोर्थ ऑप्शन तो मोर वाइज, ये ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है। ही इज़ वाइज देन यू, ये भी ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है। फर्स्ट और सेकंड तो ग्रामेटिकली करेक्ट है, पर पहले 2 ऑप्शंस में से
फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आएगा, वाइज आएगा। ही इज़ वाइज देन यू, वाइजर देन यू, पहला ऑप्शन आएगा ही इज़ वाइजर देन यू। क्यों पहला ऑप्शन आएगा, सेकंड ऑप्शन क्यों नहीं आएगा, मोर वाइजर क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जब दो कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स साथ में होते हैं, मोर और वाइजर, जब दो कंपैरेटिव एडजेक्टिव साथ में होते हैं, हम हमेशा जो है इनको साथ में इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो दो कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स कभी भी साथ में नहीं आते, ठीक है। तो मोर और वाइजर यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो है फर्स्ट आएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच वन इज करेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कौन सा सही है? पहला ऑप्शन दिया है द कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ऑल द टाइगर्स आर वाइल्ड एनिमल्स। देखो अब इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ कि कौन सा जो है सब्जेक्ट और वर्ब का सही एग्रीमेंट है, मतलब जो सब्जेक्ट दिया है और उसमें आगे जो वर्ब दिया है वो ग्रामेटिकली करेक्ट है या नहीं। तो पहले ऑप्शन में क्या दिया है, द कैटल्स, तो कैटल्स कहाँ होता है, कैटल्स नहीं होता है, कैटल होता है, तो पहला ऑप्शन गलत है। सेकंड ऑप्शन में दिया है ऑल द टाइगर्स आर वाइल्ड एनिमल्स, टाइगर्स, ऑल द टाइगर्स आर वाइल्ड एनिमल्स, तो ये ऑप्शन सही है। क्यों ऑप्शन ये सही है, ऑल द टाइगर्स आर वाइल्ड एनिमल्स? तो आप सोच रहे होंगे कि दोनों प्लूरल में है, टाइगर्स भी प्लूरल में है, एनिमल्स भी प्लूरल में है। तो इसमें क्या होता है कि टाइगर जो है एक काउंटेबल नाउन है। जब भी कोई काउंटेबल नाउन ऑल या सम से सम के बाद, ऑल या सम के बाद फॉलो करता है, जैसे कि ऑल के बाद यहाँ पे काउंटेबल नाउन है टाइगर, तो यहाँ पे क्या होता है, जब काउंटेबल नाउन फॉलो करते हैं तो उस सेंटेंस में ये नाउन, जैसे कि नाउन क्या है इसमें, ये वाला नाउन और यहाँ पे जो है वर्ब, दोनों जो है प्लूरल हो जाते हैं, ठीक है। नाउन और वर्ब दोनों जो है प्लूरल हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या आया, टाइगर्स और एनिमल्स आया। तो ठीक है, ये सही ऑप्शन है। माई शू इज़ न्यू, ये गलत है। 5 किलोग्राम आर नॉट अ हैवी वेट, तो इसका 9th का ऑप्शन है सेकेंड। 10th का है साइनोनियम ऑफ अश्योर्ड इज, तो साइनोनियम क्या होता है अश्योर्ड का, 10th ऑप्शन। तो इसका अश्योर्ड क्या होता है, अश्योर्ड मतलब कॉन्फिडेंट, तो इसका 4th ऑप्शन है आंसर, ठीक है, 10th क्वेश्चन का। तो 11th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। साइनोनियम ऑफ बी हैस्ट, साइनोनियम ऑफ बी हैस्ट, जल्दी से आंसर दे दीजिए। 11th 12th 13th और 14th क्वेश्चन का आप जो स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं, इन सब का आंसर आप दे दीजिए, कॉपी पे लिख लीजिए, कितना आपका स्कोर बनता है वो आखिर में मुझे बताइएगा। तो 11th क्वेश्चन का आप बताइए साइनोनियम क्या होता है बी हैस्ट का, ठीक है। तो इसका साइनोनियम जो है मैं आपको बता देता हूँ, इसका साइनोनियम होता है कमांड। बिहेस्ट मीन्स कमांड, ओके। देन क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज अपोजिट ऑफ पाउच? पाउच का अपोजिट क्या होता है, एंटोनियम। पाउच का अपोजिट क्या होता है, इट इज हंट, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ मूव करते हैं। एंटोनियम ऑफ मीडियोकर इज, मीडियोकर का एंटोनियम क्या है? मीडियोकर का एंटोनियम जो है इसमें फर्स्ट है, कौन सा, फर्स्ट है, सुपरलेटिव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड आउट द वर्ड विच इज स्पेल्ड करेक्टली। आपको अब स्पेलिंग बतानी है कि कौन सी स्पेलिंग जो है सही है। तो फर्स्ट जो है सैटेलाइट, 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 अब इसमें से कौन सी स्पेलिंग सही है, आप सब लोग दे दीजिए आंसर। तो बिल्कुल सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, क्लास 4th में आपको इसी प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ज़्यादा, क्योंकि ये 12th लेवल पे जो है सारे लोग भर रहे हैं। तो जो भी जिसने 12th पास किया है सिर्फ वही ये एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो इसलिए जो है इसका लेवल भी उतना ज़्यादा हाई नहीं आने वाला है, सिंपलेस्ट क्वेश्चंस आने वाले हैं आपको। सिर्फ जनरल अवेयरनेस का पार्ट जो है थोड़ा टफ आएगा, बाकी जो है सिंपलेस्ट क्वेश्चंस आएंगे। तो इसका 14th का सही आंसर है थर्ड, ठीक है। तो 15th क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फाइंड आउट द वर्ड विच इज स्पेल्ड करेक्टली। तो 15th का आंसर आप दे दीजिए। 15th 16th 17th और 18th जो भी आपको ये दिख रहे हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर, इन सब का आंसर आप पहले ही दे दीजिए, फिर अब मैं आपको बता देता हूँ कि इनके आंसर क्या हैं। 15th का आंसर है, इसका सही जो स्पेलिंग है वो है 4th वन, ठीक है। 15th का क्या है, 4th वन, ये स्पेलिंग सबसे सही है। तो क्वेश्चन नंबर 16 to
18 में डायरेक्शंस दी गई हैं। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। तो आपको क्या करना है, इन सेंटेंसेस को क्या करना है, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, द ग्लास कंटेन्स वाटर, द ग्लास कंटेन्स वाटर। तो पहला ऑप्शन क्या दिया है, वाटर इज कंटेन्ड बाय द ग्लास, बाय तो नहीं आता यहाँ पे, प्रपोजिशन गलत है। सेकंड ऑप्शन क्या दिया है, वाटर इज कंटेन्ड एट द ग्लास, एट यहाँ पे भी प्रपोजिशन गलत है। तो थर्ड में दिया है वाटर इज कंटेन्ड इन द ग्लास, इन द ग्लास आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है क्वेश्चन नंबर 16 का क्या है, थर्ड ऑप्शन सही है। तो फोर्थ भी ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ था वाटर इज कंटेन विद इन, विद इन नहीं आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ मूव करेंगे, डू नॉट प्ले म्यूजिक इन मेट्रो। तो इसका आपने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इसका क्या आएगा, तो 17th क्वेश्चन का पहला ऑप्शन दिया है म्यूजिक इन मेट्रो इज नॉट प्लेड, नहीं, ये तो सही ऑप्शन नहीं है। म्यूजिक इन मेट्रो नॉट टू बी प्लेड, यह भी नहीं है। प्लेइंग म्यूजिक इन मेट्रो इज प्रोहिबिटेड, 17 का थर्ड ऑप्शन ये भी गलत है। देन यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू प्ले म्यूजिक इन मेट्रो, अब क्या है, 70th जो स्टेटमेंट दिया गया था डू नॉट प्ले म्यूजिक इन मेट्रो, वही जो है उसका मतलब ये है फोर्थ ऑप्शन में यू आर रिक्वेस्टेड, यहाँ पे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो है मेट्रो में आप म्यूज़िक नहीं चलाएंगे, ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 18 जो है व्हाट इज़ वांटेड बाय यू, यहाँ पे इसको भी आपने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर जो है थर्ड ऑप्शन है, व्हाट डू यू वांट, व्हाट इज़ वांटेड बाय यू का पैसिव वॉइस में व्हाट डू यू वांट, ओके। तो ये सिंपल आंसर है यहाँ पे इसका, क्या, थर्ड ऑप्शन, ठीक है, व्हाट डू यू वांट, ओके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ मूव करते हैं, चेंज द नाउन पेट्रोइट इनटू एडजेक्टिव। अब आपको नाउन पेट्रोइट को एडजेक्टिव में कन्वर्ट करना है। वैसे ही 20th क्वेश्चन में आपको एडजेक्टिव एबल को वर्ब में कन्वर्ट करना है। अब ये लास्ट दो क्वेश्चंस हैं आपके इंग्लिश सेक्शन के, तो इन दोनों क्वेश्चन को भी कर लीजिए। पेट्रोइट का नाउन, जो पेट्रोइट जो नाउन है उसका एडजेक्टिव क्या आएगा, उसका एडजेक्टिव आएगा पैट्रियोटिक, क्या आएगा, पैट्रियोटिक, सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20th में क्या आएगा, एबल का वर्ब क्या आएगा, क्या ये एबलेस्ट होगा, क्या एबिलिटी होगी, क्या एनेबल होगा, क्या एबलर होगा। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है थर्ड ऑप्शन एनेबल। तो सिंपल क्वेश्चन है, इनको आसानी के साथ आपने कर लेना है। तो ये जो है इसी के साथ हमारा इंग्लिश सेक्शन कंप्लीट हो गया। तो अगर आपको यहाँ तक कुछ डाउट हो तो मुझे कमेंट में बता देना, और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। तो चलिए अब हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। हमने 20 क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लिए, हमने 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम मूव करते हैं, पार्ट बी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथमेटिक्स की तरफ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 21 में आपको दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पे 2.34 इंटू 44 प्लस 5.76 मल्टीप्लाई बाई 33 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो सिंपल क्वेश्चन है, इसे सीधे आपको सिंप्लीफिकेशन का सिंपल ये क्वेश्चन है, तो आपको सॉल्व करना है। तो इसका एक तरीका मैं बताता हूँ आपको, ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हो, पर इसका एक और तरीका है कि यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पे 44 है, यहाँ पे 33 है, तो ये जो दोनों जो है 11 इंटू 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 33 जो है 11 इंटू 3 हो जाएगा। तो ये दोनों जो है 11 के टेबल में आते हैं, मतलब ये पूरा जो है जब ये 11 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो मतलब ये पूरा ही जो है ये 11 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा, क्या ये पूरा जो है ये वाला जो पूरा क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है ये पूरा 11 से डिविजिबल है। तो जब 11 से डिविजिबल है तो हम सीधे आंसर्स में सीधे डिविजिबिलिटी रूल से के थ्रू जो है आंसर चेक कर सकते हैं। जैसे कि डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, a प्लस बी प्लस a माइनस बी वो होना चाहिए 0 या 11 के बराबर, 11 का डिविजिबिलिटी रूल जो है उसके हिसाब से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। और उसके बाद सॉल्व करके जो ऑप्शन सही आएगा वो हमारे पास आएगा 293.04। तो इसका ऑप्शन सही जो है फोर्थ ऑप्शन है। तो ठीक है, ये आसानी के साथ आप सॉल्व कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने आपको ज़्यादा इसमें कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत है ही नहीं, तो इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दिया है,
स्क्वायर रूट ऑफ 3025 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 7225 इक्वल टू 2 इंटू क्वेश्चन मार्क। तो अब इस क्वेश्चन को आप करने की कोशिश कीजिए। अब आपको यहाँ पे सबसे मेन दिक्कत आने वाली है, जो अब क्लास फोर्थ के जो 12th के स्टूडेंट्स हैं जिनको ज़्यादा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो यहाँ पे जो है 3025 और 7225 आपको क्या करना है, आपने स्क्वायर रूट निकालने का मेथड आपने सीख लेना है। ठीक है, स्क्वायर रूट निकालने का मेथड आपने सीख लेना है। तो जैसे कि आपको पता है कि जब 30 और 25 है इसके अंदर, तो 25 का क्या होता है स्क्वायर रूट 5। ओके सॉरी, 3025 3025 है। ठीक है, तो 25 का क्या होता है, 25 का होता है 5, और 30 को हमने कैसे दो पार्ट्स में हमने तोड़ देना है, 6 इंटू 5 में, 6 इंटू 5 आता है 30, और स्मॉलर जो है हमने ले लेना है, और 5 और 5 कितना बन जाता है 55। तो इसका स्क्वायर रूट आ गया 55। ऐसे ही हमने 7225 का स्क्वायर रूट भी निकाल लेना है। 5 इंटू 5 यहाँ पे भी ऐसे ही आ जाएगा 7225। यहाँ पे हमने 25 का क्या लेना है, 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5, और 72 क्या है, दो कंसेक्यूटिव नंबर्स में होना चाहिए इसका मल्टीप्लिकेशन, यानी कि 9 इंटू 8, और उसके बाद हमने स्मॉलर नंबर लेना है। तो स्मॉलर नंबर फर्स्ट डिजिट पे, सेकंड डिजिट पे, और ये जो है फर्स्ट डिजिट पे, यानी कि इसका आ गया 85। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 21 में 3025 का स्क्वायर रूट आ गया 55। हम प्लस करेंगे 7225 के स्क्वायर रूट से, यानी कि 85 से, 85 प्लस 55 आ जाता है 140 के बराबर, और 140 डिवाइडेड बाई 2 आ जाता है किसके बराबर, 70 के बराबर, यानी कि थर्ड ऑप्शन। ठीक है, इस तरीके से आपने इसको सॉल्व कर लेना है। तो अब क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ हम मूव करते हैं। A रेशियो B इज इक्वल टू 5 रेशियो 3 एंड B रेशियो C इज इक्वल टू 6 रेशियो C, देन फाइंड आउट A रेशियो B रेशियो C। तो ये सिंपल क्वेश्चन है। जब आपको A रेशियो B दिया हुआ है, आपको A रेशियो B दिया हुआ है 5 और 3, वैसे ही आपको यहाँ पे B इज टू C रेशियो दिया है 6:7। ठीक है, आपको निकालना है A रेशियो B रेशियो C। तो आप क्या करेंगे, ये वाला जो सेकंड वाला ऑप्शन है 3 और 6 को, आप इन दोनों को, अब ये जो है कॉमन फैक्टर है, तो इसको आपको बराबर करना पड़ेगा, 3 और 6 को बराबर करना पड़ेगा। तो मतलब 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 के साथ, यहाँ से भी 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे आ जाएगा 10:6:7। ठीक है, 10:6:7, ये कौन सा ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, ये आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से आपने सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ मूव करते हैं। डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 2/5 ऑफ सम ऑफ बोथ नंबर्स, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ बिटवीन बोथ नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 23। तो आपने इसी प्रकार से आपको दिया हुआ है कि जो डिफरेंस है दो नंबर्स का डिफरेंस जो है a माइनस, अगर a और b अगर नंबर से a माइनस b का डिफरेंस है 2/5, और उन्हीं का जो सम है, डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 2/5। सॉरी, डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स क्या बोल रहा है ये, a माइनस b अगर कोई है, दो नंबर्स हैं, a माइनस b जो है, डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 2/5 ऑफ सम ऑफ बोथ नंबर्स, 2/5 ऑफ a प्लस b। ठीक है, इस प्रकार से आपने इसको सॉल्व करना। अब आपने a/b लाना है, तो आप क्या करोगे, आप करोगे 5 को इस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे, 5a माइनस 5b, वैसे ही 2a प्लस 2b, इस प्रकार से आ जाएगा। तो आप जो है इस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं, और उसके बाद आपको a डिवाइडेड बाई b जो है वो आपके पास आ जाएगा 7/3। ठीक है, आ जाएगा 7/3, तो यानी कि 7:3 रेशियो, यानी कि फोर्थ ऑप्शन आंसर। ठीक है, तो 23rd क्वेश्चन का आपने आंसर दे दिया है, 7:3 इसका आंसर है। तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, 25th क्वेश्चन की तरफ। 1 year ago the ratio of honey
एंड पीयूष एजेस वाज 2:3 रिस्पेक्टिवली। क्या था, एक साल पहले जो है हनी और पीयूष की एज का जो रेशियो था वो था 2:3, और आफ्टर 5 years फ्रॉम नाउ दिस रेशियो बिकम्स 4.5। हाउ ओल्ड इज पीयूष नो। अब क्या बता रहा है कि एक साल पहले, फॉर एग्जांपल अगर आज 2020 है तो 2019 में इन 2019 में इन दोनों का रेशियो क्या था, पीयूष और हनी, इन दोनों का रेशियो जो था 2019 में था इनका 2:3। ठीक है, और आफ्टर 5 years फ्रॉम नाउ, अभी से 5 साल, 2020 से 5 साल आगे यानी कि 2025 में इनका रेशियो क्या हो गया, 4:5। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 19 से 25 यानी कि 6 यूनिट। अब यहाँ से बराबर ये इंक्रीज़ हो रहा है 2 से, मतलब 2 यूनिट का इंक्रीज़ हो रहा है 3 से 5 तक और 2 से 4 तक, यानी कि जो 2 यूनिट है, 2 यूनिट जो है 6 के बराबर है। ठीक है, तो 1 यूनिट 3 के बराबर होगा। तो यहाँ से आप पुट कर लीजिए, तो आपने क्या निकालनी है, आपने पीयूष की एज निकालनी है। तो 2:3 था, तो जब 1 यूनिट 3 के बराबर है तो 3 यूनिट कितने के बराबर है, 3 × 3 यानी कि 9 आ गया। पर आपने क्या निकालना है, हाउ ओल्ड इज़ पीयूष नाउ। ये क्या निकली, ये निकली आपकी 2019 की एज। 2020 में वो +1 हो जाएगी यानी कि 10 years की एज हो जाएगी, यहाँ पे थर्ड ऑप्शन। ठीक है, इस तरीके से आपने सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ मूव करते हैं। द रेशियो ऑफ द एज ऑफ अ फादर एंड अ सन इज 7:3 एंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 756। व्हाट विल बी देयर एजेस आफ्टर 3 years। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26 में आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है कि फादर और सन की रेशियो, जो एज का रेशियो है वो 7:3 है, और उनका प्रोडक्ट जो है उनकी एज का वो है 756। हम क्या मान लेते हैं, हम मान लेते हैं फादर है F और S इज़ द सन। ठीक है, तो फादर की एज हमारे पास 7:3 के रेशियो में दी है, यानी कि 7x मान लेते हैं, 7x और 3x यहाँ से। तो और ये बताया गया है कि एंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, अब इनकी 7x और 3x है, तो 7x मल्टीप्लाइड बाय 3x जो है वो है 756 के बराबर। ठीक है, ये 756 के बराबर है। अब यहाँ से आप क्या कर लोगे, 7 × 3 आ जाएगा 21x² आ जाएगा 756, 21x² आ जाएगा 756 के बराबर। यहाँ से आप x निकाल लोगे, x की वेरिएबल आपने यहाँ से निकाल लिया, x आ जाएगा आपके पास 6। ठीक है, x आपके पास 6 आ जाएगा। वैसे ही आपका पहला रेशियो x जब 6 आ गया तो आपने किसकी एज निकालनी है, आपने एज, आप उनकी एजेस, दोनों की एजेस हमने फाइंड आउट करनी है, फादर और इसकी 3 साल बाद। तो पहले आपने अभी का रेशियो निकालना है, पहले का अभी का मतलब x अगर हमारे पास 6 आया तो हमारे पास दिया हुआ था रेशियो 7x और 3x। तो 7x का मतलब क्या है, 7 × 6 42, और 3x का मतलब है 3 × 6 18, यानी कि 42:18 आ गया अभी का रेशियो। 42:18 अभी का रेशियो है, पर हमने क्या निकालना है, 3 years बाद, 3 साल बाद। तो 42 + 3 45 18 + 3 21, यानी कि 45:21, यानी कि सेकेंड ऑप्शन सही आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ हम मूव करते हैं। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 इवन नंबर्स। तो आपने एवरेज, अब ये एवरेज के क्वेश्चंस आ गए, तो आपने फर्स्ट 50 इवन नंबर्स की आपने एवरेज निकालनी है। तो इसका सिंपलेस्ट एक फार्मूला है n+1। ठीक है, n+1 है, यानी कि 50, अगर 50 नंबर्स हैं तो 50 + 1 यानी कि 51 आंसर, यानी कि सेकेंड ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, एवरेज एज ऑफ 7 मेंबर्स ऑफ अ फैमिली इज 33 years। व्हाट विल बी द एवरेज एज ऑफ देम आफ्टर 4 years। तो क्वेश्चन नंबर 28 में क्या दिया है कि अगर एवरेज एज है 7 मेंबर्स की 33 years है, तो व्हाट विल बी देयर एज, 4 साल बाद कितनी होगी उनकी एज। तो जब एवरेज एज 33 years है सबकी, तो 4 साल बाद जो है 4 साल बढ़ जाएगी सबकी, तो यानी कि 37 years, यानी कि थर्ड ऑप्शन 28 का सही है। 29th का जो है, व्हाट % ऑफ 5 kg इज 25 ग्राम। ठीक है, तो
कितने परसेंट जो है 5 किलोग्राम का 25 ग्राम होता है। तो आपको पता है कि परसेंटेज निकालनी तो इजी है। तो 25 को आपने किस में कन्वर्ट करना है, परसेंट में कन्वर्ट करना है, कितना परसेंट जो है 5 किलोग्राम का होगा इज़ 25 ग्राम। ठीक है, तो 25/5 इंटू 1000 हो जाएगा, क्योंकि हमने ग्राम्स में कन्वर्ट करना है। 1000 मल्टीप्लाइड बाय 100, और जो आएगा वो आंसर। 2 ज़ीरो यहाँ से कैंसिल, 2 ज़ीरो यहाँ से कैंसिल, 5 5 ज़र 25, और यहाँ पे 5/10 आया, मतलब पॉइंट, मतलब क्या आ गया, 5/10 आया तो मतलब 0.5 आया, मतलब 0.5, यानी फोर्थ ऑप्शन हमारा सही आंसर है। ठीक है, इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 30 पे चले जाते हैं। अ स्टूडेंट हैज़ टू स्कोर 30% मार्क्स टू गेट थ्रू। इफ़ यू गेट 30 मार्क्स एंड फेल्स बाय 30 मार्क्स, द मैक्सिमम मार्क्स फॉर द एग्जामिनेशन आर। अब आपको बताना है कि अगर स्टूडेंट जो है 30% स्कोर करता है मार्क्स को ताकि वो पास हो जाए, पर इफ़ ही गेट्स 30 मार्क्स, अगर उसके पास 30 मार्क्स आए और एंड फेल्स बाय 30 मार्क्स, और वो 30 मार्क्स से फेल हो गया, द मैक्सिमम मार्क्स फॉर द एग्जामिनेशन आर। तो मैक्सिमम मार्क्स कितने, अगर 30% आपको लाने थे पास होने के लिए, पर उसको 30 मार्क्स आते हैं, 30% लाने थे पर 30 मार्क्स आते हैं, 30 मार्क्स आते हैं और वो 30 मार्क्स से फेल हो जाता है, तो आपने ये बताना है कि मैक्सिमम मार्क्स उस एग्जामिनेशन के लिए कितने होंगे। तो ये सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। इसमें जो है आपने एक्स जो है, यानी कि आपको पता नहीं ना है कि कितना है, आपने एक्स जो है, आपको पता है एक्स क्या, एक्स इसके जो है मैक्सिमम मार्क्स है, मैक्सिमम मार्क्स हमने रख लिए 30, मैक्सिमम आपको पता है इसके कितने आए थे, 30 मार्क्स आए थे इसके। और आपको पता है कि इफ़ ही गेट्स 30 मार्क्स एंड फेल्स बाय, अगर जो है इसके 30 मार्क्स आए और फेल हुआ 30 मार्क्स से, अब ये जो एक्स है ना, ये एक्स है परसेंटेज का, ये ए जो है यहाँ पर, ये इसके इतने मार्क्स आए और ये इतने मार्क्स से फेल हुआ, तो ये जो है इसका फॉर्मूला है a+b/x/100। a+b/x यानी कि 30+30/30, यानी कि 60/30 × 100 हो जाएगा, 60/30 × 100। तो ये आपको पता ही है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा आंसर 200। ठीक है, तो 200 इसका आंसर है, यानी कि सेकंड ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ मूव करते हैं। 5 men कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 24 ईयर्स, सॉरी 5 men कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज। 5 लोग जो हैं एक काम को कर रहे हैं 24 डेज में। इन हाउ मेनी डेज विल 12 men कंप्लीट द सेम पीस ऑफ वर्क। अब अगर 5 लोग जो हैं 24 डेज में एक काम को कंप्लीट कर रहे हैं, तो कितने दिनों में 12 लोग जो हैं काम को कंप्लीट करेंगे। तो सिंपल इसमें क्या लगाना है आपको, अगर 5 लोग जो हैं 24 डेज में आपका काम कर रहे हैं, अगर 5 लोग जो हैं 24 डेज में काम ख़त्म कर रहे हैं, तो एक बंदा जो है, एक बंदा जो है कितने दिनों में करेगा, यानी कि वो 24 × 5 डेज में करेगा। तो उसी प्रकार से अब आपने निकालना है कि 12 लोग जो है कितने दिनों में करेंगे। तो 12 लोग कितने में करेंगे, 24 × 5, 12 लोग करेंगे 24 × 5 जो है एक दिन का काम, एक बंदे का काम आया था, एक बंदा कितने दिनों में काम ख़त्म करेगा। तो वैसे ही 24 × 5 एक बंदे का है, तो 12 बंदों को कितने में होगा, डिवाइडेड बाई 12, यानी कि 12 2 ज़ा 24, 5 2 हो गया 10, यानी कि 10 डेज़ में। ठीक है, इसके ऑप्शन जो है दिए हुए हैं, तो फोर्थ ऑप्शन जो है इसका सही है 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 में क्या दिया कि इफ़ 100 men कैन डू 100 जॉब्स इन 100 डेज, देन 1 man कैन डू 1 जॉब इन हाउ मेनी डेज। ठीक है, तो आपको बताया गया कि 100 आदमी है, उन्होंने वो जो है 100 अलग अलग जॉब जो है 100 दिनों में कर रहे हैं। तो एक बंदा जो है एक जॉब कितने दिनों में करेगा। अगर 100 बंदे जो है 100 जॉब, क्या बता रहा है कि सॉरी, यहाँ पे आपको ये बता रहा है कि 100 लोग जो हैं 100 जॉब्स कर रहे हैं कितने दिनों में, 100 डेज़ में। 100 डेज़ में 100 लोग जो है 100 पर्सनस, यहाँ पे 100 पर्सन जो है 100 अलग अलग जॉब्स कर रहे हैं 100 डेज़ में। ठीक है, तो एक बंदा कितने में करेगा, एक पर्सन वन पर्सन कितने में करेगा, 1p = वो हो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 100 × 100, यानी कि ये 100 और ये 100
हो जाएगा ना मल्टीप्लाई, 100 × 100 मतलब 10⁻⁴ हो जाएगा। तो वैसे ही 1 मैन कैन डू 1 जॉब, वो कितने में करेगा, 100 × 100 अपॉन 100, ठीक है। तो एक 100 कैंसिल हो जाएगा, तो 100 बच गया, 100 आंसर। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही है, ठीक है। तो वैसे ही हम क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ मूव करते हैं। इन आवर अबाउट गोज 11 किलोमीटर अलॉन्ग द स्ट्रीम एंड 5 किलोमीटर अलॉन्ग द स्ट्रीम अगेंस्ट द स्ट्रीम। एक बोट है, 1 घंटे में वो 11 किलोमीटर स्ट्रीम के अलॉन्ग वो मूव कर रही है, और वही बोट जो 5 किलोमीटर स्ट्रीम के अगेंस्ट मूव कर रही है। तो स्पीड क्या होगी स्ट्रीम की, तो आपको पता है कि आपने क्या करना है। यहाँ पे हमने मान लो स्ट्रीम की स्पीड जो है, स्ट्रीम जो है उसकी स्पीड मान लेनी है। स्ट्रीम की स्पीड हमारे पास आ गई, फॉर एग्जांपल एक्स आ गई, एक्स किलोमीटर पर आवर हमने लिख ली, एक्स किलोमीटर पर आवर, ठीक है, एक्स की एच। तो वैसे ही हम मान लेते हैं कि जो वाटर की स्ट्रीम है, वाटर जो फॉर एग्जांपल वाटर की स्पीड है, वाटर की स्पीड आ गई कितनी, वाई के पी एच। तो आपने क्या फाइंड आउट करना है, आपने स्ट्रीम की जो है स्पीड फाइंड आउट करनी है, यानी एक्स को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आप कैसे करोगे, एक्स प्लस वाई, या यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपको पता है कि दोनों जो है एक्स प्लस वाई 11 किलोमीटर ये कवर कर रहे हैं, यानी कि एक्स क्या है, एक्स जो है आपके पास स्ट्रीम की स्पीड है और वाटर की स्पीड जो है, दोनों को प्लस करके आपको पता है कि 11 किलोमीटर टोटल है, तो 11 किलोमीटर के बराबर आ गया। और एक्स माइनस वाई यानी कि स्पीड, ओह सॉरी, एक्स प्लस वन क्या है, एक्स प्लस वाई जो है वो क्या है कि अलॉन्ग द स्ट्रीम जब जा रहा है तो 11 किलोमीटर है, तो एक्स माइनस वाई जो है जब अगेंस्ट द स्ट्रीम जाए तो 5 किलोमीटर है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई करेंगे, एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई करेंगे, वो आ जाता है किसके बराबर, 11/5 के बराबर। 11/5 के बराबर ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से हमारे निकल जाएगा, तो यहाँ से हमारा क्या क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा x अपॉन वाई हमारे पास आ जाएगा 8/3, इस प्रकार से आ जाएगा। तो x जब 8/3 आ गया तो x हमारे पास आ जाता है 8, ठीक है, y हमारे पास आ जाता है y, ये तो रेशियो है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे स्ट्रीम की स्पीड, क्योंकि हमने स्ट्रीम की स्पीड को x रखा था, तो x यहाँ से हमारे पास 8 आ गया था, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही है, ठीक है। तो 33 का 3 ऑप्शन 8 आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ मूव करते हैं। इन हाउ मच टाइम विल अ मैन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 4500 मीटर विद अ स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, इसमें टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड का फॉर्मूला लगेगा, और इसका सही ऑप्शन जो है, इसका सही ऑप्शन सेकंड है, 18 मिनट्स। तो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। देयर आर 5 मार्बल्स इन अ बैग, 3 of them are red and 2 of them are blue. What is probability that a blue marbles will be picked? तो यहाँ पे ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आ गया है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 35। ये बता रहा है कि मार्बल्स जो है 5 मार्बल्स हैं एक बैग में, और 3 जो है रेड है और 2 जो है ब्लू है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी ब्लू मार्बल्स को पिक करने की। तो हमें पता है कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, या तो नंबर क्या है फेवरेबल आउटकम्स का, फेवरेबल आउटकम्स का नंबर है 2, यानी कि या तो रेड हो सकता है या तो ब्लू हो सकता है, ठीक है। मतलब हमें तो ब्लू निकालना है ना, ओके। तो नंबर ऑफ फेवरेबल क्या है, 2 हो सकता है ना, फेवरेबल आउटकम्स की 2 निकल सकते हैं एक साथ, क्योंकि 2 हैं तो दोनों निकल सकते हैं ना, कि हम आपको बताना है कि कितने ब्लू मार्बल्स निकलेंगे। तो ये तो फेवरेबली बनता है कि ये दोनों निकल सकते हैं, तो 2 हमने रख दिया। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, टोटल आउटकम्स कितने हैं, टोटल आउटकम्स हैं हमारे पास 5, क्योंकि मार्बल्स कितने हैं 5 है, तो टोटल आउटकम्स 5 हैं। तो इसी प्रकार से हमारी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 2/5, 2/5। सिंपल क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 2/5। 2/5 का मतलब क्या होता है 0.4, यानी कि थर्ड ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ हम मूव करते हैं। अ टोटल ऑफ 5 कार्ड्स आर चूजन एट रैंडम फ्रॉम अ स्टैंडर्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग 5 एसेस। अब ये बता रहा है कि 5 कार्ड्स हैं जो कि चूज़ किए गए हैं रैंडमली फ्रॉम अ स्टैंडर्ड डेक, एक स्टैंडर्ड जो ताश है
52 प्लेइंग कार्ड्स का, तो उसमें जो है प्रोबेबिलिटी क्या होगी 5 एसीज की। 5 एसीज तो होते ही नहीं है, 4 ही होते हैं, हर एक इनके इक्का दुक्का कुछ भी हो 4 ही होते हैं उसके। तो इसका क्या है, इसका मतलब ये कि ज़ीरो है इसका आंसर, ज़ीरो अपॉन आ जाएगा, ज़ीरो अपॉन जो भी 52 एसीज हैं उसमें से आ जाएगा, तो 0.52 ज़ीरो आ जाएगा। तो इसका आंसर ये है। तो अब आपको 37 क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। एलसीएम ऑफ 5 1 25 25 एंड 6 25 इज़, ये सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम आपको आता है निकालना, तो इसका मैं आंसर बता देता हूँ कि इसका आंसर जो है इसका है थर्ड ऑप्शन, ये 5 5 5 5 5 रेज्ड पावर 4, ठीक है, ये इसका ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ मूव करते हैं। एच सी एफ ऑफ 867 एंड 225, ये भी आपका बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। एच सी एफ हाइस्ट कॉमन फैक्टर आपने निकाल लेना है, और इसका एच सी एफ जो है फर्स्ट ऑप्शन यानी कि थर्ड आता है। क्वेश्चन नंबर 39 का जो स्टेटमेंट है, इफ़ द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूस ऑफ अ राइट एंगल triangle is 5 centimeter and its area is 6 square centimeter, then the length of the remaining sides are, आपके पास एक लेंथ दी है, हाइपोटेन्यूस की लेंथ दी है, राइट एंगल ट्राइंगल है, 5 सेंटीमीटर दी है, और उसका एरिया जो है 6 स्क्वायर सेंटीमीटर दिया है। तो लेंथ क्या होगी रिमेनिंग साइड्स की। तो ये सिंपल क्वेश्चन है। 39th क्वेश्चन में आपने कौन सा फार्मूला लगाना है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ से आपने निकाल लेना है। हाइपोटेन्यूस आपको दिया है 6 का स्क्वायर, 6 इंटू आपको हाइपोटेन्यूस कितना दिया है 5, सॉरी हाइपोटेन्यूस दिया है 5, तो 5 रेज़ पावर 2 तो 25 आ जाएगा। तो 25 इज इक्वल टू बेस आपके पास कितनी होगी, बेस आपके पास तो 4 होगी रहेगी ना, क्योंकि टोटल आपके पास जो है एरिया जो है 6, तो एरिया से हम वो निकाल लेंगे 1 इंटू बी इंटू हाइट करके, वहाँ से हम बेस निकालेंगे। तो बेस आपकी होगी 4, तो 4 इंटू 4 16 आ जाएगा, और हमारे पास जो परपेंडिकुलर है वो बच जाएगा 3, 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, 16 प्लस 9 हो जाएगा 25, ठीक है। तो ये आ गया इसका क्या, तो इसका आंसर आ गया 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर इसका आंसर है। 25 इक्वल 25 आना चाहिए ना, बराबर होने चाहिए, तो यानी कि 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर जो है दोनों साइड्स होंगी, यानी कि कौन सा ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन। वैसे ही हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा 40th क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का आ चुका है। इफ़ द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल विद बेस इज 6 सेंटीमीटर इक्वल टू द एरिया ऑफ द स्क्वायर विद साइड 6 सेंटीमीटर, देन द ऑल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल इज। तो इसमें मैंने अभी आपको बताया था कि किस प्रकार से आपने वो निकालना था। ये इसमें ये लगेगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगेगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर आपको दिया हुआ है, क्योंकि आपको बेस दी हुई है ट्राइंगल की 6 सेंटीमीटर, वो जो है स्क्वायर की जो एरिया है उसकी 6 सेंटीमीटर साइड के बराबर है, वहाँ से आप वो निकाल लेंगे। एरिया 6 का स्क्वायर 36, और एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है, एरिया ऑफ स्क्वायर आपको पता है 6 है, क्योंकि स्क्वायर देखिए यहाँ पे क्या दिया है कि स्क्वायर की साइड दी है 6, स्क्वायर की साइड जब 6 दी है तो उसका एरिया क्या निकलेगा, दो साइड्स का मल्टीप्लाई, यानी कि 6 इंटू 6 यानी कि 36, तो एरिया का 36 निकल गया स्क्वायर का, तो ट्राइंगल का भी जो है 36 ही निकलेगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से हम 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट कर लेंगे। तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट करके हमारे पास आ जाएगा 36, वहाँ से हम निकाल लेंगे एच, हम निकाल लेंगे क्योंकि हमारे पास बेस दी हुई है, बेस हमारे पास दी हुई है 2, और यहाँ से हम निकाल लेंगे हाइट, जो कि आ जाएगी हमारे पास, जब बेस हमारे पास 2 दी हुई है तो हमारे पास आ जाएगा 36 इंटू 2/6। बेस हमारे पास 6 दी हुई है, सॉरी बेस हमारे पास कितनी थी, हमें अभी हमने पढ़ा था यहाँ पे 2 नहीं 6 है, ये 6 है। तो यहाँ पे बेस की जगह क्या करोगे आप, 1/2 इंटू 6, बेस की जगह आपने 6 लगा दिया, इंटू एच इक्वल टू 36 था, तो 36/2 हो गया, /2 इंटू 6 हो गया, 36 इंटू 2, सॉरी 36 इंटू 2/6 हो गया, मतलब 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर यानी कि थर्ड ऑप्शन, ठीक है। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन अगर हो तो मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको फॉर्मूले सब बता दिए हैं किस प्रकार से आपने करना है। ये सिंपलेस्ट जो है ये पेपर था इसका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, जो कि आपके क्लास 4 के पेपर में आएगा। तो ये पेपर था,
इस प्रकार का। तो आप सब लोग जो हैं इसी प्रकार जो है ये पूरा पेपर ये जो है सॉल्व करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। उसके बाद हम थर्ड सेक्शन की तरफ मूव करेंगे। 40 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं, अब हम सॉल्व करेंगे रीजनिंग। तो 20 नंबर की आपके पास रीजनिंग भी आने वाली है इस पेपर में। तो पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 का। पिच इज़ रिलेटेड टू क्रिकेट। अगर पिच क्रिकेट, अब ये एनालॉगी के क्वेश्चन आएंगे सबसे पहले रीजनिंग एबिलिटी में। तो आप सब लोग जो है एनालॉगी कर लीजिएगा, रिलेशनशिप के कंसेप्ट कर लीजिएगा, ऑड वन आउट ये भी कर लीजिएगा, डायरेक्ट सेंस, फिगर सीरीज कंप्लीशन, वेन डायग्राम्स, नंबर सीरीज वगैरह, कोडिंग डिकोडिंग सब कुछ आपको आने चाहिए, ठीक है। तो इसके बेसिस पे आपको रीजनिंग एबिलिटी के क्वेश्चन जो आराम से निकलेंगे। तो पिच इज़ रिलेटेड टू क्रिकेट, अगर पिच क्रिकेट से रिलेटेड है तो अरीना किसके रिलेटेड है? अरीना जो है, आप सब लोग जो है ये इन चारों क्वेश्चन का पहले आंसर दे दीजिए, ठीक है। वीडियो को पॉज करके इन चारों क्वेश्चंस का पहले आंसर दे दीजिए। मैं आपको इन सब का आंसर बता देता हूँ क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है। तो अरीना किससे रिलेटेड होता है? अरीना, क्योंकि रेसलिंग जो है अरीना में खेली जाती है। अरीना, पिच जो है क्रिकेट जो है पिच में खेला जाता है और रेसलिंग जो है अरीना में खेली जाती है। तो ये इसका फोर्थ ऑप्शन आएगा। किंग इज रिलेटेड टू थ्रोन, तो जज किससे रिलेटेड होता है? तो 42 जो क्वेश्चन है, तो 42 क्वेश्चन में क्या आएगा? 42 क्वेश्चन में अगर किंग जो है, किंग कहाँ पे बैठता है? किंग, किंग का होता है थ्रोन, थ्रोन के ऊपर बैठता है। और जज कहाँ पे बैठता है? जज बैठता है बेंच के ऊपर, यानी कि सेकंड ऑप्शन आंसर। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ चले जाइए। वेल इज रिलेटेड टू मैमल, देन स्नेक इज रिलेटेड टू स्नेक। वेल जो है अगर मैमल है तो स्नेक क्या है? स्नेक इज अ रेप्टाइल। तो थर्ड ऑप्शन इसका सही है। तो क्वेश्चन नंबर 44 में हम चले जाते हैं। सुषमा गोज टूवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम अ पॉइंट पी। अब ये जो है ये क्वेश्चन थोड़ा आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सुषमा जो है ये अब डायरेक्ट सेंस का क्वेश्चन आ गया, डायरेक्शन सेंस का। सुषमा जो है ईस्ट की तरफ जा रही है फ्रॉम अ पॉइंट पी। फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि ये जो है डायरेक्शंस हैं, यहाँ से जो है ये हमारे पास ईस्ट है, ये हमारे पास वेस्ट है, ये हमारे पास नॉर्थ है और ये हमारे पास साउथ है, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन में क्या दिया है कि सुषमा गोज टुवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम अ पॉइंट पी। फॉर एग्जांपल ये वाला पॉइंट जो है ये पी पॉइंट है। पॉइंट पी से ये जो है ईस्ट की तरफ मूव कर रही है, ईस्ट की तरफ मूव कर रही है। देन टर्न्स लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ, उसके बाद वो लेफ्ट की तरफ टर्न होगी इस तरफ, क्योंकि लेफ्ट इस तरफ होगा उसका, तो इस तरफ मूव करेगी। उसके बाद शी वॉक्स सम डिस्टेंस एंड देन टर्न्स राइट। उसके बाद राइट, कुछ डिस्टेंस उसने वॉक किया, उसके बाद वो राइट की तरफ मूव कर गई। तो अब आपने बताना है कि विच डायरेक्शन इज शी फेसिंग नो। अब ये इधर की तरफ मूव की ना लास्ट पे, तो अब कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रही है? तो इधर की तरफ कौन सी डायरेक्शन है? ईस्ट। तो इसका आंसर आ जाएगा ईस्ट, यानी कि सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। सेकंड ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, ईस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ हम मूव करते हैं। 45 क्वेश्चन जो है हमारे पास दिया है, सूर्या वॉक्स 50 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ही टर्न्स राइट। उसी प्रकार का ये भी क्वेश्चन है डायरेक्शन सेंस का, ये हमने बना लिया। इस प्रकार से आपने बना लेना है डायरेक्शंस ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। अब आपको बताया कि सूर्या जो है वॉक कर रहा है 50 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ 50 मीटर, यहाँ से शुरू किया इसने 50 मीटर, ये ईस्ट की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। ही टर्न्स राइट, इसके बाद वो राइट की तरफ मुड़ गया 50 मीटर, उसके बाद उसने वो राइट की तरफ, राइट इस तरफ मुड़ गया। तो इस यहाँ पे इसने 30 मीटर, सॉरी पहले इसने 50 मीटर मूव किया, ठीक है। उसके बाद इसने राइट की तरफ मुड़ गया और वो 30 मीटर वॉक किया, 30 मीटर वॉक किया। ही अगेन टर्न्स राइट एंड वॉक्स 50 मीटर। उसके बाद ये फिर से राइट की तरफ मुड़ा, तो राइट क्या है? राइट ये है इसका। अब वो फिर से कितने 50 मीटर, ये पूरा जो है ये और ये बराबर आ जाएगा, ये फिर से 50 मीटर इसने कवर किया, ठीक है। फर्दर ही मूव्स 20 मीटर आफ्टर टर्निंग राइट, और राइट यहाँ से फिर से राइट की तरफ मूव किया, यहाँ पे कितने मीटर? 20 मीटर, ठीक है। तो अब आपने बताना है कि ये कि ओरिजिनल पोजीशन जो थी, ये वाली पोजीशन जो ओरिजिनल थी, इस पोजीशन से कितना दूर है। तो अगर ये वाला जो है पूरा जो है 30 मीटर है, तो 20 तो इसने कवर कर लिया, तो बचा कितना? 10। तो बचा कितना? 10 मीटर। तो इसका आंसर कितना है? 10 मीटर, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन नंबर
46 जो है आपके पास दिया हुआ है, पॉइंटिंग टू अ लेडी इन द फोटोग्राफ शालू सेड हर सन्स फादर इज अ सन इन लॉ ऑफ माई मदर, हाउ इज शालू रिलेटेड टू द लेडी। अब ये ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चन आपको आ गए, ठीक है। ये भी आपने रिलेशनशिप कंसेप्ट के क्वेश्चन जो है आपने अच्छे से करने हैं, ठीक है। तो आप भी 46 और 47 क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए पहले ही, तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। ये बता रही है कि शालू क्या कर रही है। अब यहाँ पे एक लड़की है शालू, शालू ने क्या क्या कहा, एक फोटोग्राफ उसने देखा, उस फोटोग्राफ के देख कर उसने क्या क्या कहा कि उसका बेटा, हर सन्स फादर, उसके बेटे का फादर, उसके बेटे का फादर मतलब उसका हस्बैंड, उसका हस्बैंड जो है सन इन लॉ है उसकी मदर का, सन इन लॉ है उसकी मदर का, उसकी मदर का, किसकी मदर का, शालू के, शालू का हस्बैंड जो है सन इन लॉ है उसकी मदर का। हाउ इज शालू रिलेटेड टू द लेडी, इस लेडी से कैसे रिलेटेड है, तो क्या सन इन लॉ है उस मदर का। हर सन्स फादर इज, एक लड़की है उसकी, उसके बेटे का फादर जो है, हस्बैंड नहीं, सॉरी यहाँ पे हस्बैंड नहीं आएगा, उसके बेटे का फादर, तो फादर जो है उसके बेटे का फादर जो है वो जो है वो सन इन लॉ है उसकी मदर का। तो क्या होगा, शालू कैसे रिलेटेड होगी, शालू कैसे रिलेटेड होगी उस लेडी से, उस लेडी से रिलेटेड क्योंकि वो हस्बैंड है उस लेडी का, तो उस, और वो उसकी जो उस लड़की की माँ है वो मदर इन लॉ है, और इसकी क्या होगी, इसकी तो माँ होगी, तो उसकी भी माँ इसकी भी माँ, मतलब ये दोनों सिस्टर्स हैं। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ मूव कीजिए। सी इज़ द मदर ऑफ ए एंड बी, इफ़ डी इज़ द हस्बैंड ऑफ बी, देन व्हाट इज सी टू डी। और 47 क्वेश्चन में बताया गया है कि सी जो है, सी जो है इट इज़ मदर, मदर ऑफ ए, सी इज़ मदर ऑफ ए एंड बी, ए और बी दोनों की जो है मदर है। सी इज़ मदर ऑफ एंड बी, इफ़ डी इज़ द हस्बैंड ऑफ, अगर डी जो है हस्बैंड है किसका, डी इज़ हस्बैंड ऑफ बी, अगर डी जो है बी का हस्बैंड है, तो देन व्हाट इज़ सी टू डी, तो सी क्या होगा डी के साथ। तो इसका ऑप्शन जो है बिल्कुल सिंपलेस्ट ऑप्शन जो है इसका आएगा, ये आएगा, क्योंकि ए और बी की जो है मदर कौन है, दोनों की मदर सी है, और बी का जो है हस्बैंड जो है डी है, तो जब बी का हस्बैंड डी है तो ये सी क्या होगी, मदर इन लॉ, क्योंकि ये इनकी मदर है बी की, ए और बी की, और बी इसका पति है डी का, डी इसका पति है बी का, तो ये जो है सी जो है डी की मदर इन लॉ होगी, यानी कि थर्ड ऑप्शन। सॉरी कुछ अगर ऑप्शन में गलती हो तो थर्ड ऑप्शन इसका सही है, ठीक है 47 का। तो 48 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 48 क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है पिक द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग। अब आपको ऑड वन आउट जो है इसमें पिक आउट करने हैं। क्रिकेट, बैट्समैन, अंपायर, बॉलर, स्टिक। अब आपको ये 5 ऑप्शन दिए गए हैं कि क्रिकेट, बैट्समैन, अंपायर, बॉलर, स्टिक। अब आपको पता है कि इसमें सीधे स्टिक ऑप्शन दे लीजिए, क्योंकि क्रिकेट, बैट्समैन, अंपायर, क्रिकेट ये सारे क्रिकेट में होते हैं, स्टिक तो नहीं होती है, तो सिंपल सी बात है फोर्थ ऑप्शन। पिक ऑड वन आउट, टर्टल, फिश, क्रोकोडाइल, स्नेक, व्हेल। टर्टल, फिश, क्रोकोडाइल, स्नेक और व्हेल। अब यहाँ पे क्या है, टर्टल जो है ये भी पानी में रहता है, फिश ये भी पानी में रहती है, क्रोकोडाइल ये भी पानी में रहता है, व्हेल ये भी पानी में रहती है, पर स्नेक जो है लैंड पे रहता है। तो इसका मतलब ये है ऑड वन आउट, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। क्या ऑप्शन है इसका 49 का, स्नेक। 50th क्वेश्चन के ऊपर आ जाइए। पिक द ऑड वन आउट। इसमें क्या करना है, ऑड वन आउट फिर से करना है। डाइस, कैरम, लूडो, चेस, फुटबॉल। डाइस आ गया, कैरम आ गया, लूडो, चेस, सारी गेम्स हैं। अब आपको इसमें बताना है कि कौन सा अलग है। तो आपको पता है डाइस, कैरम, लूडो और चेस सारी जो है इंडोर गेम्स है, सारी इंडोर गेम्स है। तो फुटबॉल जो है ये आउटडोर गेम है, तो फुटबॉल आ जाएगा यहाँ पर ऑड वन आउट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 जो है हमारे पास, कंप्लीट द फॉलोइंग नंबर सीरीज 15, 18, 24, 36, 60 एंड क्वेश्चन मार्क। अब इस सीरीज़ को आपने कंप्लीट करना है। अब ये नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन आ चुके हैं 15, 18, 24, 36 और 60। अब आपको पता है कि 15 से क्या हो रहा है, 15 क्या क्या आपके पास दिया है, 15 से 18, 18 से 24, सॉरी 1 सेकेंड यहाँ पे लिख लेते हैं,
आपके पास 15 है, आपके पास 18 है, आपके पास 24 है, ठीक है, आपके पास 36 है, ठीक है। यहाँ से आप अब ये इतनों को ले लेते हैं पहले। अब यहाँ पे नंबर सीरीज देख लेते हैं, उसके बाद 60 भी है और उसके बाद क्वेश्चन वो हम बाद में देख लेंगे, पहले इसमें देख लेते हैं। 15 और 18 में क्या हो रहा है, +3 हो रहा है। 18 से 24 में क्या हो रहा है, +6 हो रहा है। और 24 से 36 में क्या हो रहा है, +12 हो रहा है। मतलब ये डबल हो रहा है, 3 6 12, यानी डबल इसमें ऐड हो रहा है। 15 से 18 में 3 हुआ, 18 से 24 में 6 हुआ, 24 से 36 में 12 हुआ, और 36 से क्या गया, 36 से गया ये 60 में। तो 12 का डबल क्या है, 24 इसमें ऐड हुआ तो 60 बन गया। तो उसके बाद 60 में क्या ऐड होगा, 24 का डबल। 24 का डबल क्या है, 60 में क्या ऐड होगा, 60 में ऐड होगा 24 का डबल, यानी कि 24 इंटू 2, 60 + 48, वो क्या बन जाएगा, 108। 108 किस ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन में है, आंसर आ गया, ठीक है। 51 का 1। 52 क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ अ क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे भी नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन मार्क की जगह आपको बताना कि कौन सा जो है नंबर आएगा ऑप्शंस में से, ठीक है। तो अब इसमें क्या दिया गया है, इसमें आपको बताया गया है 1680, 1168, 1119, 903 क्वेश्चन मार्क 814। अब आपको पता है कि 1680 और 1168 का जो डिफरेंस होता है वो होता है 512, और 1168 और 1119 का डिफरेंस होता है, इसमें माइनस करके माइनस हुआ है ना, इसमें -49, इसमें -512 हुआ है, तो तब 1168 हुआ आया है। वैसे 1168 में 1119 कब आया, जब 49 को जो है इसमें इन्होंने डिफरेंस किया है। वैसे 903 जो है क्या, 1119 में से 903 को जो है उसमें क्या माइनस किया, इन्होंने माइनस किया 216 को। तो इसका क्या आया, अब इसमें जो है क्यूब का ऑप्शन चल रहा है, इसमें 512 का जो है किसका क्यूब है, 8 का क्यूब है। 49 जो है स्क्वायर है, 49 यहाँ पे स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है। 8 का क्यूब 7 का स्क्वायर, यहाँ पे 216 जो है 6 का क्यूब है। तो इस प्रकार से चल रहा है 876, और यहाँ पे 125 इसका आ गया आखिर में। यहाँ मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए फिर, यहाँ पे तो अगर 8 का क्यूब फिर 7 का स्क्वायर और फिर 6 का क्यूब है चल रहा है, तो यहाँ पे होना चाहिए 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर माइनस होना चाहिए, यानी कि 903 में से 5 का स्क्वायर माइनस होना चाहिए, यानी कि 125 माइनस होना चाहिए। जब 125 माइनस होना चाहिए तो 903 में से 125 माइनस करेंगे तो 878 आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन आंसर, ठीक है। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को कर लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ मूव करते हैं। फाइंड आउट द नंबर विच विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर आएगा, 110, 55, 55, 110, क्वेश्चन मार्क 3520। अब इसमें आपने भी पैटर्न देख लेना है, इसमें क्या है, 110 है, उसके बाद क्या हुआ 55 हुआ, उसके बाद फिर से 55 हुआ, उसके बाद क्या हुआ 110 हुआ, ठीक है। अब 110 से 55 कब होगा, जब 0.5 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी, जब इसको हम 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। 55 से 55 कब होगा, जब 1 से करेंगे मल्टीप्लाई, और 55 से 110 क्या होगा, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि ये डबल से मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले 0.5 से हो रहा था, फिर 1 से, फिर 2 से, फिर अब आगे 110 जो है किससे मल्टीप्लाई होगा, 110 जो है 2 के डबल से, 110 का जो है 110 किससे डबल होगा, 2 के डबल से मल्टीप्लाई होगा, यानी 2 का डबल क्या है 4। तो इसका आंसर क्या आएगा, 4 1 11 4 44, यानी कि 440, यानी कि फोर्थ ऑप्शन आंसर। तो 53 का भी आपके पास आ गया आंसर। आप 54 और 56 जो डायरेक्शंस दी हैं उस पर मूव करते हैं। 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन इन द क्वेश्चन फॉलोड बाय 2 कंक्लूजन्स। अब यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, उसके बाद 2 कंक्लूजन्स दी गए हैं। रीड द कंक्लूजन्स एंड टेल आइदर वन और बोथ और नन इज करेक्ट। अब ये साइलोगिज्म के क्वेश्चन आ गए हैं आपके पास, और आपने बताना है कि जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं उसके आधार पे जो कंक्लूजन्स हैं वो सही हैं या नहीं है। और आपने ये बताना है कि दोनों ऑप्शन गलत हैं, या पहला जो कंक्लूजन है वो गलत है, या कोई भी गलत नहीं है, या दोनों सही हैं। इस प्रकार से आपने आंसर दे देना, आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। तो ठीक है, 54th क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या दिया है, पहला स्टेटमेंट। अब यहाँ पे क्या होता है, जब भी साइलोगिज्म का क्वेश्चन आता है आपने क्या करना होता है, वेन डायग्राम बनानी होती है। तो ठीक है, इसमें आपको क्या दिया है, आपको बताया गया है कि ऑल मैन और गर्ल्स। अब यहाँ पे वेन डायग्राम बनाओगे, यहाँ पे इसको मैन से रिप्रेजेंट करोगे, ऑल मैन
और गर्ल्स, गर्ल्स के अंदर सभी मेंस आ गए। अब ये मैन है एम, ये आगे गर्ल्स जी, और उसके बाद अपने सेकंड स्टेटमेंट में क्या दिया गया है कि सम गर्ल्स आर स्टूडेंट। अब कुछ ये जो जी है, सम गर्ल्स जो हैं स्टूडेंट्स भी हैं। तो ये हमारे वेन डायग्राम आ गई। तो इस वेन डायग्राम के आधार पे हमने कंक्लूजन्स का जवाब देना है, ठीक है। तो अब आपने देखना है पहला कंक्लूजन ठीक है, दोनों ठीक है, या पहला या दूसरे में से कोई एक ठीक है, ठीक है। पहला जो कंक्लूजन है उसमें क्या बताया गया है कि ऑल गर्ल्स आर मैन। अब इसमें बताया गया है कि सभी गर्ल्स जो हैं वो मैन हैं, ठीक है। तो आपने इसके आधार पे जो है आपने देख लेना है कि क्या है, सभी गर्ल्स जो है मैन हैं या नहीं है। अगर यहाँ पे पॉसिबिलिटी दी होती, अब क्योंकि मैन जो है सभी मैन गर्ल्स हैं, सभी मैन गर्ल्स हैं, और अब आपको बताया कि ऑल गर्ल्स मैन्स हो सकती हैं या नहीं, ऑल मैन गर्ल्स हो सकती हैं या नहीं, ऑल मैन और गर्ल्स ये तो है ही। अब यहाँ पे ऑल गर्ल्स, यहाँ पे आपको ये कंक्लूजन बताना है कि ऑल गर्ल्स और मैन है या नहीं है। अब आपको अगर यहाँ पे पॉसिबिलिटी दिया होता, पॉसिबिलिटी दिया होता तब ये सही होता, पर यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी नहीं दी है, तो पहला कंक्लूजन गलत है। तो दूसरा कंक्लूजन क्या दिया है, पहला कंक्लूजन जब गलत है, दूसरा कंक्लूजन में दिया है सम गर्ल्स आर नॉट स्टूडेंट्स, कुछ गर्ल्स। अब यहाँ पे कुछ गर्ल्स जो हैं वो स्टूडेंट्स नहीं है। अभी किसकी बात कर रहा है, ये इस कुछ गर्ल्स तो स्टूडेंट्स हैं, ये एरिया क्या है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कुछ गर्ल्स को जो कि स्टूडेंट्स हैं, पर ये बात कर रहा है इस एरिया की, कुछ गर्ल्स जो है स्टूडेंट्स नहीं है। पर हम इसके बारे में हम कह नहीं सकते कि ये स्टूडेंट्स हैं या नहीं हैं, हम पूरी तरीके से हम कह नहीं सकते, क्योंकि अगर पॉसिबिलिटी लगा होता तब इसका ऑप्शन सही आता। तो इसका मतलब है कि पहला और दूसरा दोनों कंक्लूजन्स जो हैं दोनों रॉन्ग हैं। जब दोनों कंक्लूजन्स रॉन्ग हैं मतलब कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन यानी कि नन फॉलो, ठीक है, ये वाला नन फॉलो, ठीक है। अब हम आगे की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। इसमें स्टेटमेंट क्या दिया है, सम बॉयज़ आर स्टूडेंट्स एंड ऑल स्टूडेंट्स आर टीनेजर्स। अब इसमें क्या बताया गया क्वेश्चन नंबर 55 में, अब इसके कंक्लूजन ऑल टीनेजर्स आर स्टूडेंट सम बॉयज़ आर टीनेजर्स। अब यहाँ पे आपको भी जो है वेन डायग्राम बनानी है इस साइलोगिज्म के क्वेश्चन में। आपने बताया है सम बॉयज़ आर स्टूडेंट्स, कुछ बॉयज़, ये बॉयज़ बना लिए, कुछ बॉयज़ जो हैं, कुछ बॉयज़ जो हैं स्टूडेंट्स हैं, ये स्टूडेंट्स हैं, ये बॉयज़ हैं, ये स्टूडेंट्स हैं, कुछ बॉयज़ जो हैं स्टूडेंट्स हैं। और यहाँ पे क्या बता रहा है कि ऑल स्टूडेंट्स आर टीनेजर्स, और सारे स्टूडेंट्स, ये जो सारे स्टूडेंट्स हैं ये टीनेजर्स हैं, ये वाला क्या है टीनेजर्स। इस प्रकार से ये वेन डायग्राम बन गया। अब आपका कंक्लूजन पहला क्या कहता है कि ऑल टीनेजर्स आर स्टूडेंट्स। अब बता रहा है कि ये वाले जो हैं पूरा और ये वाला पूरा, जो ऑल टीनेजर्स जो हैं वो स्टूडेंट्स हैं। अब हो भी सकते हैं, मगर इसमें अगर पॉसिबिलिटी लगा होता, POSIBILITY, पॉसिबिलिटी लगा होता, तब हम कह सकते हैं कि पॉसिबिलिटी ये है कि ये सारे जो ये वाला ऑप्शन जो है, ये जो है सारे टीनेजर्स जो हैं स्टूडेंट्स हैं। अगर पॉसिबिलिटी लगा होता तब ये सही होता, पर पहला ऑप्शन गलत है क्योंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है। तो दूसरा क्या है, दूसरा दिया है सम बॉयज़ आर टीनेजर्स, कुछ बॉयज़, कुछ ये बॉयज़ जो हैं, कुछ बॉयज़ जो हैं टीनेजर्स हैं, यहाँ पे कुछ बॉयज़ और कुछ टीनेजर्स हैं। तो हमें पता है कि जो है ये वाला जो है, ये वाला जो पार्ट है स्टूडेंट्स, क्योंकि कुछ टीनेजर्स, कुछ सारे स्टूडेंट्स जो टीनेजर्स हैं, तो कुछ बॉयज़ जो टीनेजर्स हो सकते हैं, क्योंकि इसमें तो यहाँ ये आ रहा है ना पहले ही, तो ये आ रहा है तो थोड़ा हो गया, ये ऐसे ना, ऐसे ऐसे और ये वाला ऐसे, तो ये आ गया बॉयज़ का भी, ये आ गया, ये आपके पास आ गया स्टूडेंट्स का, ये आ गया टीनेजर्स का। तो उसी प्रकार से आपको पता है कि ये वाला जो कुछ पार्ट है, मतलब ये सारा पार्ट जो है टी के अंदर आता है, तो टी का मतलब ये कुछ पार्ट ये टी है, ये टी कुछ पार्ट जो है यहाँ पे बी भी हो सकता है। तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है, सेकंड कंक्लूजन जो है सम बॉयज़ आर टीनेजर्स, ये सही है। तो सेकंड कंक्लूजन से ही पहला कंक्लूजन गलत है। तो मतलब इसका क्या कह रहा है कि सिर्फ ओनली 2 फॉलोज, यानी कि सेकंड ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 क्या कहता है, इसमें स्टेटमेंट दी है नो फ्लावर इज़ मैंगो, कोई भी फ्लावर मैंगो नहीं है, और नो मैंगो इज़ चेरी, यानी कि तीनों फ्लावर अलग है, मैंगो अलग है और चेरी अलग है। कोई भी फ्लावर मैंगो नहीं है, मैंगो नहीं है, और कोई भी मैंगो चेरी भी नहीं है। अब यहाँ पे क्या बताया है कि नो, यहाँ पे हम अपने जो पहला कंक्लूजन क्या दिया है, नो फ्लावर इज़ चेरी, नो फ्लावर इज़ चेरी।
तो पहला कंक्लूजन जो है 56 का जो है, नो फ्लावर इज चेरी। अब हमें चेरी और फ्लावर का कोई रिलेशन दिया ही नहीं है। जब किसी दो जो चीज़ें, दो एलिमेंट्स का कोई रिलेशन नहीं दिया है तो उसमें हम कोई कंक्लूजन लगा ही नहीं सकते हैं। तो पहला कंक्लूजन जो है बिल्कुल गलत होगा। अगर जब तक ना इनके बीच कुछ ऑप्शन हो, इनके बीच कुछ कोई रिलेशन हो, तब तक हम इनको सही नहीं कह सकते थे। ठीक है, इनको हम इनके बीच में हम कोई रिलेशन नहीं निकाल सकते, इसका कंक्लूजन को हम सही नहीं कह सकते। ठीक है, तो सेकंड कंक्लूजन क्या है? सेकंड कंक्लूजन है सम चेरीज आर मैंगोज। कुछ चेरीज मैंगोज है, नहीं है ना। पहले बताया, फैक्ट बताया हुआ कि कोई भी मैंगो चेरी नहीं है, तो कोई भी चेरी भी मैंगो नहीं होगी। तो जो है सम चेरीज आर मैंगोज, ये गलत है। यहाँ पे दोनों जो है कंक्लूजन्स जो है रॉन्ग है, दोनों रॉन्ग है, यानी कि कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है, यानी कि थर्ड ऑप्शन सही है 56 का। तो चलिए 57th क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। इन अ सर्टेन लैंग्वेज रमेश इज रिटन एज HSEMAR, देन हाउ विल क्रिएट बी रिटन इन दैट लैंग्वेज। अगर किसी लैंग्वेज में आपको रमेश जो है रिटन है इस प्रकार से, तो आपको क्रिएट किस प्रकार से लिखोगे? आप देख रहेंगे REMESH जो है, इसको उल्टा करके देखिए, इस इधर से देखिए, ये जो है इसको इस पॉइंट से देखिए, तो ये इसका रमेश का ये उल्टा है। तो ये उल्टा है, तो मतलब क्रिएट का उल्टा जो होगा वो इस लैंग्वेज में देखा जाएगा। क्रिएट का उल्टा क्या है? क्रिएट का उल्टा है ई। ई के बाद क्या आता है क्रिएट में? ई सॉरी, क्रिएट का उल्टा है ETAERC। तो क्रिएट का उल्टा क्या है? ETAERC, यानी कि थर्ड ऑप्शन आंसर। ठीक है, इसी प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ 58 की तरफ मूव कर लीजिए। 58th क्वेश्चन में क्या दिया है? इफ़ इन कोडेड लैंग्वेज फ्रेश इज रिटन एज EQDRG, देन हाउ विल ब्लेंड विल बी रिटन इन दैट कोड। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि फ्रेश जो दिया है, F जो है ना, यहाँ पे ई जो है, मतलब F में से एक जो है घटाया हमने, EF, R में से एक घटाया Q आया, E में से एक घटाया D आया, S में एक घटाया R आया, H में एक घटाया G आया। वैसे हमने ब्लेंड में भी जो है एक एक घटाना है, BLEND है। ठीक है, ब्लेंड है। अब ब्लेंड में भी हमने एक एक घटा लेना है। B को एक घटा के लिखना है, यानी कि A। L को एक घटा के लिखना है जे K। वैसे E को एक घटा के लिखना है D। N को एक घटा के लिखना है M। और D को एक घटा के लिखना है C। तो यह आ गया, तो AKDMC आ गया फर्स्ट ऑप्शन आंसर। ठीक है, 59th क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। 59th क्वेश्चन जो है हमारे पास क्या दिया हुआ है? 59th क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है इफ़ B इज इक्वल टू 2 एंड बैग इज इक्वल टू 10, देन बॉक्स इज इक्वल टू व्हाट। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है कि B जो है 2 के बराबर है। अब हमारे पास क्या दिया है? B हमारे पास दिया है 2 के बराबर, और बैग दिया है हमारे पास B हमारे पास दिया है 2 के बराबर, और BA और G दिया हुआ है हमारे पास 10 के बराबर। मतलब B क्या है? सेकंड लेटर है ना, A के बाद B आता है, दूसरे नंबर पे आता है, इसका 2 है। BAG अब तीनों का प्लस करके, मतलब तीनों का प्लस करके 10 आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा? बैग 10 कैसे आएगा? 10 आएगा कैसे? 10 आएगा 2, A क्या है 1। अब सॉरी 10 कैसे आ रहा है? BAG बैग कैसे 10 आ रहा है? यहाँ पे B 2 है, A 1 लेटर पोजीशन है इसकी, तो G की 7th लेटर है, तो 7 + 1 + 2 आ गया 10 के बराबर, इक्वल टू ये 10 बन जाता है। देन बॉक्स किसके बराबर है? तो बॉक्स की में क्या क्या आता है? BOX, BO और X आता है। B आपको पता है सेकंड पोजीशन पे आता है, X जो सेकंड लास्ट से पहले 24वीं पोजीशन पे आता है, ये 24, और O जो है 15th पोजीशन आता है लेटर्स में। ठीक है, क्या आता है? BOX ये आता है। B आता है सेकंड पोजीशन पे। ठीक है, O आता है 15th पोजीशन पे, और X आता है 24th पोजीशन। और तीनों को हमने प्लस करना है, 24 × 15 + 2 आ जाता है हमारे पास 41 के बराबर।
41 के बराबर आ जाते हैं, मतलब थर्ड ऑप्शन सही है। थर्ड ऑप्शन सही है। और यहाँ पर इसी प्रकार से हम आखिरी क्वेश्चन पर पहुँच चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 60। यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन जो है बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, फिगर सीरीज़ कंप्लीशन का ये क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको पता है, यहाँ पे 4 आपको डायग्राम्स दी गई हैं। अब इन 4 डायग्राम्स में आपको देखना है कि कौन सी फिगर जो है जो सीरीज़ को फॉलो नहीं करेगी, पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी। अब पहले पहले देख रहे हैं आप, सर्कल है, दूसरी ट्राइंगल है, चौथी जो है स्क्वायर है या क्वाड्रिलेटरल है, और फोर्थ सॉरी स्क्वायर है, और फोर्थ जो है एक फ्लैग है। तो फोर्थ जो है अगर फ्लैग है, तीनों जो है ये जो कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट कर रही हैं, मतलब जो है ज्योमेट्री की आइटम्स हैं। पर ये जो है फ्लैग जो है कुछ ऑड वन आउट है ना, बिल्कुल अलग है फिगर सीरीज़ में। तो ये जो है इसका ऑप्शन जो है इसका आएगा फोर्थ, यानी कि 4 ऑप्शन आंसर। ठीक है, तो ये हमारे 3 सेक्शंस इसी के साथ कंप्लीट होते हैं। हमने इंग्लिश लैंग्वेज भी कर लिया, हमने रीजनिंग एबिलिटी भी कर ली, और हमने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी कर लिया है। तो इसी प्रकार से आप बने रहिए। अब हम करेंगे आखिरी सेक्शन, यानी कि जनरल अवेयरनेस। ठीक है, जनरल अवेयरनेस के ऊपर। तो चलिए हम जनरल अवेयरनेस शुरू करते हैं। तो दोस्तों अब हमने करना है जनरल अवेयरनेस, यानी कि फोर्थ जो सेक्शन है जनरल अवेयरनेस जो है क्लास 4 एग्ज़ाम के लिए। तो इससे पहले जो है हम आखिरी सेक्शन शुरू करें, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दो और शेयर कर दो। जो जो बंदे जो हैं क्लास 4 एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनमें ये वीडियो जो है फैला दो। और ये जो क्वेश्चन पेपर है यही इसी प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपको आने वाला है। तो चलिए जनरल अवेयरनेस शुरू करते हैं। जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन हैं और 40 मार्क्स के आएंगे ये। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। विच कंट्री लॉन्चेस द वर्ल्ड्स फर्स्ट फुली फ्लैश्ड 5G मोबाइल नेटवर्क्स? इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, चाइना। तो इसका जवाब दे दीजिए, आप लिख लीजिए कॉपी में। तो इसका सही जवाब है सी। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का आ गया सी। सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। व्हाट इज़ द करंट अकाउंट डेफिसिट ऑफ इंडिया इन द थर्ड क्वार्टर ऑफ द ईयर 2019? ए है 2.1% ऑफ GDP, 2.3% ऑफ GDP, 2.5% ऑफ GDP, 2.9% ऑफ GDP। यह आपके करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो इसको जल्दी से कर दीजिए। तो करंट अफेयर्स आपकी थोड़ी सी लेवल हाई होगी, क्योंकि आपके रिसेंट जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स है वहाँ पे वो पूछे जाएंगे। तो इसका ऑप्शन जो है सही आंसर जो है क्वेश्चन नंबर सेकंड का वो है सी, यानी कि 2.5% ऑफ GDP। ठीक है, इसी प्रकार से आप नेक्स्ट पे मूव कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है, नेम ऑफ द नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी withdrew or release which has issued earlier regarding securing rupees 695 crore debt funding from NABARD is? तो कौन सी जो है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी जो है जिसने विदड्रू किया है रिलीज़ को, जो कि इशू किया था उसने 695 करोड़ का जो किया था उसने उसको विड्रू कर लिया है फ्रॉम नबार्ड से। तो इसमें कौन सा है? तो आप जल्दी से ऑप्शन दीजिए। मुथूट फाइनेंस लिमिटेड, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड, या मणिपुरम फाइनेंस, या बजाज फाइनेंस लिमिटेड। इनमें से कोई ऑप्शन आप जल्दी से चुन लीजिए। आपको अगर पता है तो जल्दी से चुन लीजिए और कॉपी पे लिख लीजिएगा। इसका ऑप्शन जो है इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि मनप्पुरम फाइनेंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कीजिए, क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ। विच आइलैंड वाज नोटिफाइड एज आइलैंड प्रोटेक्शन जोन 2019 by Union Ministry of Environment, Forest and Climate Change recently? वर्ल्ड आइलैंड, कुरुमग आइलैंड, खंडेरी आइलैंड और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो इसका सही ऑप्शन जो है इसका सही ऑप्शन है डी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की तरफ आ जाइए। अकॉर्डिंग टू द एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट, इंडिया ग्रोथ रेट इन 2019 इज़? एशियन डेवलपमेंट आउटलुक के हिसाब से इंडिया की ग्रोथ रेट जो है 2019 में कितनी थी? जल्दी से बता दीजिए। करंट अफेयर का क्वेश्चन है। 7.2, 7.4, 7.5 और 6.9%। बता दीजिए जल्दी से। इसका आंसर जो है इसका आंसर है ए, यानी कि 7.2%। अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हु वन द इकोनॉमिक टाइम्स प्राइम ग्लोबल इंडियन वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड? तो इसका जो है ऑप्शन दिए गए हैं। इंदिरा नूई, किरण मजुमदार, शाह, अनु अगा, मीरा सनियाल। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही? जल्दी से लिख लीजिए। तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है 6 का ए, यानी कि इंदिरा नूई। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम मूव करते हैं। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द 13th एडिशन ऑफ अर्थ आर 2019?
तो 2019 में जो अर्थ आवर हुआ उसकी थीम क्या थी? कनेक्ट टू अर्थ, सेव अर्थ, नेचर कॉलिंग यू, या गिव बैक। इसकी जो थीम क्या थी अर्थ आवर की 2019 में, तो जल्दी से बता दीजिए क्या है इसका आंसर। तो इसका आंसर है ए, यानी कि कनेक्ट टू अर्थ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। नेम ऑफ द नोटेड इकोनॉमिस्ट हु पास्ड अवे रिसेंटली। एक इकोनॉमिस्ट की मृत्यु हुई है रिसेंटली, वो कौन था आपको बता देना है जल्दी से। ए जयति घोष, बी विहारी दास गोपाल दास पटेल, या जगदीश भगवती, या फिर अभिजीत बनर्जी। किस जो है नोटेड इकोनॉमिस्ट की अभी जो है मृत्यु हुई है, ये जल्दी से आप बता दीजिए। इसका आंसर जो है वो है बी। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव कर लीजिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडियन पीपल। कौन से इनमें से जो फॉलोइंग है, इनमें से किसको हम मैग्ना कार्टा कहते हैं भारतीय लोगों का? ए है गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1858, द इल्बर्ट बिल, इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892, या क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन। किसको हम कहते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडियन पीपल? तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन ही है। अब जल्दी से बता दीजिए, जल्दी बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर जो है मैं बता देता हूँ आपको, इसका डी है क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन। क्वेश्चन नंबर 10th, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़ पेपर वॉज स्टार्टेड बाई एनी बीजेंट। एनी बीजेंट ने कौन सा क्वेश्चन पेपर जो क्वेश्चन कौन सा उसने न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था? ठीक है, उसने कौन सा न्यूज़पेपर स्टार्ट किया? तो इसका ऑप्शन जो है डी है, यानी कि न्यू इंडिया। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम मूव करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स वाज नॉट एसोसिएटेड विद एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। और कौन सा ऐसा लीडर था जो कि एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप जो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की उससे रिलेटेड नहीं था? लोकमान्य तिलक, अरबिंदो घोष, ए.ओ. ह्यूम, या लाला लाजपत राय। तो इसमें कौन सा? सी ऑप्शन इसका सही है, यानी कि ए.ओ. ह्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हु अमंग द फॉलोइंग ओपन द लैंड बिटवीन इंडिया एंड यूरोप। कौन से इस ऐसे पर्सन ने जो है लैंड जो है यूरोप और इंडिया के बीच में जो है ओपन कर दिया था? वो कौन था ऐसा? अरब्स थे, ग्रीक्स थे, अलेक्जेंडर था, या ईरानियन थे? तो इसका सही ऑप्शन है ए, यानी कि अलेक्जेंडर। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ हम चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एब्रीविएशन ऑफ बीसी। बीसी की करेक्ट एब्रीविएशन क्या है? तो इसका सिंपलेस्ट आंसर है, आपको दे दीजिए, इसका आंसर है सी, यानी कि बिफोर क्राइस्ट। क्वेश्चन नंबर 14 जो है उसकी तरफ मूव करते हैं। व्हेन वाज द गुप्ता एरा बिगिन। कब जो है गुप्ता एरा बिगिन हुआ था? तो ये हुआ था फ्रॉम 320 AD, यानी कि बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग जोग्राफिकल टर्म रिलेटेड विद द पीस ऑफ सब कॉन्टिनेंटल लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर। अब इनमें से कौन सा ऐसी जोग्राफिकल टर्म जो है वो जो कि रिलेटेड है सब कॉन्टिनेंटल लैंड के साथ, जो कि वाटर के साथ सराउंडेड होता है, पूरे वाटर के साथ सराउंडेड होता है? पेनिनसुला, गल्फ, स्ट्रेट और आइलैंड। तो इसका सही ऑप्शन हमारे पास है आइलैंड, जो कि चारों तरफ से वाटर से घिरा होता है। क्वेश्चन नंबर, ये ज्योग्राफी के क्वेश्चन अब हैं आ रहे हैं जनरल अवेयरनेस में। तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है इसके ऊपर चले जाए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग जोग्राफिकल टर्म रिलेटेड विद द बॉडी ऑफ अ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स। अब ये जो है कौन सी ऐसी जोग्राफिकल टर्म जो है हम यूज़ करते हैं, जो कि ऐसी बॉडी जो कि 3 साइड से वाटर से सराउंडेड होती है और एक साइड से लैंड से? तो ये इसका जो है, आप जल्दी से, ज्योग्राफी का सिंपल क्वेश्चन है ये। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप पाएंगे ज्योग्राफी के भी। तो इसका आंसर है पेनिनसुला। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ मूव कर दीजिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पेनिनसुला। कौन सा जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो पेनिनसुला है? इंडिया, साउथ अफ्रीका, अरेबिया, या बोथ ए एंड बी? तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास अरेबिया, लार्जेस्ट पेनिनसुला। क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर मूव करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पास लिंक द श्रीनगर टू लेह। अब ये
हमारी जे.एंड.के की ज्योग्राफी आ गई यहाँ पे। ये भी क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं जे.एंड.के की ज्योग्राफी के, कि अब आपको यहाँ पे पूछा है कि लेह और श्रीनगर को कौन सा पास लिंक करता है, माना पास, रोहतास पास, नथुला पास या जूजिला पास। लेह है तो आई थिंक ये वाला जो डी वाला ऑप्शन ये सही होगा, जूजिला पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ हम मूव करते हैं। विच पासिस मेक वे बिटवीन कैलाश एंड मानसरोवर, कौन से पासिस जो है रास्ता बनाते हैं कैलाश और मानसरोवर के बीच में। तो इसका जो है माना पास, रोहतास पास, नथुला पास या बरालाचाला पास, कौन सा पास है। तो इसका सही ऑप्शन है ए, यानी कि माना पास, जो कि कैलाश और मानसरोवर के बीच में रास्ता बनाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 जो है हमारे पास स्क्रीन पे आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस रिसीव्स हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड, सबसे ज़्यादा रेनफॉल पूरे वर्ल्ड में किस जगह पे होता है। सिलचर में, चेरापूंजी में, माउसाइनरम में या गुवाहाटी में। तो इसका आंसर जल्दी से लिख लीजिए। इसका सही आंसर है सी, यानी कि माउसाइनरम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ हम मूव करते हैं। जम्मू एंड कश्मीर यूटी डज नॉट शेयर द बॉर्डर विथ, किस स्टेट के साथ या किस देश के साथ जो है जम्मू कश्मीर यूटी का जो बॉर्डर है नहीं पड़ता है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, पाकिस्तान, चाइना। तो इसका सिंपल सा आंसर है डी, यानी कि चाइना। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ हम मूव करते हैं। फर्स्ट हिस्टोरियन ऑफ कश्मीर वॉज, पहला हिस्टोरियन कौन था कश्मीर का, उसका नाम था कलहाना। ठीक है, आंसर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 जो है हमारे पास दिया हुआ है। हब्बा खातून वाज अ रिनाउंड प्रिंसेस ऑफ लद्दाख, कश्मीर, जम्मू या नन ऑफ द अबव। अभी हमारे कल्चर के कुछ क्वेश्चंस आएंगे इसमें। तो हब्बा का खातून जो है कौन, कहाँ की रिनाउंड प्रिंसेस थी, लद्दाख की थी, कश्मीर की थी, जम्मू की थी या नन ऑफ द अबव। तो सिंपल सा इसका आंसर है यानी कि बी ऑप्शन, यानी कि कश्मीर। ठीक है, 24 जो क्वेश्चन हमारे पास स्क्रीन पे आ चुका है। विच नेशनल पार्क इज़ कंसिडर्ड एज द लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन द साउथ एशिया, साउथ एशिया में सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, हमारे जे.एंड.के में ही है वो। डचिकाम नेशनल पार्क है या हेमिस नेशनल पार्क है या किश्तवाड़ नेशनल पार्क है या सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क है। तो इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि हेमिस नेशनल पार्क। तो क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 25 जो है, इन विच ईयर जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन केम इनटू एग्जिस्टेंस, जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन कब एग्जिस्टेंस में आई थी। स्पोर्ट्स के क्वेश्चन भी पूछेंगे आपसे, तो ये भी आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। तो इसमें जो है जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन जो है सबसे पहले जो है एग्जिस्टेंस में आई थी 1970 में, यानी कि सी ऑप्शन। शेर कश्मीर स्टेडियम इज़ लोकेटेड इन, तो इसका सिंपल सा आंसर है श्रीनगर। क्वेश्चन नंबर 26 जो है हमारे पास आ गया है। विच प्लेस इज़ नोन एज गोल्फिंग मैक्का ऑफ इंडिया, गोल्फिंग मैक्का किस प्लेस को कहा जाता है। ये हमारे जे.एंड.के में ये प्लेस है। सोनमर्ग है, गुलमर्ग है, श्रीनगर या करगिल। इन 4 ऑप्शंस में से कौन से प्लेस को हम गोल्फिंग मक्का कहते हैं इंडिया का। तो इसका सही ऑप्शन जो आप सब लोग लिख लीजिए पहले ही कॉपी पे, तो इसका सही ऑप्शन है बी, गुलमर्ग। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 हमारे पास है। हु वन द आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप इन 2019, 2019 में क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने जीता था। इंग्लैंड ने जीता था। सुपर ओवर आपको याद ही होगा, न्यूजीलैंड बेचारा हार गया था। 28th क्वेश्चन जो है, लियोनेल मेसी प्ले फॉर विच क्लब, आपको पता है लियोनेल मेसी किस क्लब के लिए प्ले करते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको स्पोर्ट्स के मिलेंगे वहाँ पे। तो वो FC बार्सिलोना के लिए प्ले करते हैं। ठीक है, तो कैपिटल ऑफ मेघालय, अब आपको कुछ कैपिटल, अब सारी जो इंडिया की कैपिटल्स हैं, स्टेट की कैपिटल्स जो भी हैं आपको याद होनी चाहिए। तो अब मेघालय की कैपिटल आपको पूछी गई है इस सवाल में, मेघालय की कैपिटल क्या होगी। तो इसका सही ऑप्शन आप बता दीजिए जल्दी से। तो इसका सही आंसर है शिलोंग। दिसपुर इज़ कैपिटल ऑफ, दिसपुर किसकी कैपिटल होगी, मिजोरम की, उड़ीसा की, सिक्किम की कि आसाम की। आप बता दीजिए जल्दी से, इसका आंसर बता दीजिए। तो इसका सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इसका सही आंसर है डी, यानी कि असम। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ हम मूव करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट ब्लड वेसल दैट कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, कौन सी, अब ये बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चन, साइंस के कुछ क्वेश्चन आपको आ जाएंगे। तो
कौन सी ब्लड वेसल जो है कैरी करती है ब्लड को हार्ट से? आपने 10th लेवल तक तो पढ़ा ही होगा कि जो हार्ट तक वो कैरी करती है वो होती है आर्टरी, यानी कि सेकंड। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ हम मूव करते हैं। व्हाट मेक्स अ रेप्टाइल अ रेप्टाइल? रेप्टाइल को रेप्टाइल क्या बनाता है? कोल्ड ब्लडेड, वार्म ब्लडेड, नॉन हीरिंग और एग लेइंग। तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास डी, यानी कि एग लेइंग। क्वेश्चन नंबर 33 हमारे पास आ गया है। विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी प्रोड्यूसेस द फ्लूइड नोन एज बाइल? कौन सा ऑर्गन जो है बॉडी का फ्लूइड प्रोड्यूस करता है जिसको हम बाइल कहते हैं? तो इसका सही ऑप्शन आपको पता है लिवर, यानी कि ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ आ जाइए। विच हु गेव द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी? रिलेटिविटी थ्योरी किसने दी थी? आइंस्टाइन ने, यानी कि सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 35 फिफ्थ में आ जाइए। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस? बैरोमीटर, ओडोमीटर, टेलीस्कोप या स्टीरियोस्कोप? तो कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हम ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं स्पेस में? तो वो सिंपल सा आंसर है इसका सी, यानी कि टेलीस्कोप। 36 क्वेश्चन की तरफ आ जाइए। केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर? केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर जो है ए ऑप्शन, यानी कि H2O। 37th क्वेश्चन पर आ जाइए। फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी? जीडीपी की फुल फॉर्म आपको पता होगा। ग्रोथ ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स या नोटा? तो आपने सही ऑप्शन चुन लेना है, जल्दी से चुन लीजिए। तो इसका ऑप्शन जो है सही ऑप्शन इसका है बी, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। 38th क्वेश्चन की तरफ आ जाइए। 38 क्वेश्चन हमारे पास है। जीएसटी क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, गुड्स स्टैम्प टैक्स है, गिफ्ट सर्विस टैक्स है या गिफ्ट स्टैम्प टैक्स है? इसका सही फुल फॉर्म आपने बता देना, जल्दी से बता दीजिए। इसका सही ऑप्शन जो है ए है, यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बहुत सिंपलेस्ट क्वेश्चन आपको आ रहे हैं इस प्रकार का, क्योंकि 12th लेवल पे है ये तो सिंपल ही आएगा पेपर। क्वेश्चन नंबर 39, यानी कि हमारे जनरल अवेयरनेस के 39th क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, यानी कि हमारा पेपर का 99th क्वेश्चन है ये, मतलब इसके बाद आखिरी क्वेश्चन है। इसरो स्टैंड्स फॉर? इसरो किसके लिए स्टैंड करता है? इसरो की फुल फॉर्म बताइए भाई। अभी जो है मून चांद पे मिशन भी हुआ था, इसरो के द्वारा हुआ था पिछले साल 2019 में। बता दीजिए, इसका तो आपको आंसर आता ही होगा। तो इसका आंसर है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि बी। आखिरी ऑप्शन, आखिरी सवाल इस सेशन का। फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय इंडिया वाज? भास्करा 1, रोहिणी, आर्यभट्टा या एप्पल? कौन सा सैटेलाइट सबसे पहले लॉन्च हुआ था, इंडिया ने किया था? जो पहला जो इंडिया ने सैटेलाइट लॉन्च किया था वो कौन सा था? तो ये आपको आता होगा, सिंपल क्वेश्चन है ये। इसका नाम है सी, यानी कि आर्यभट्टा। तो इस प्रकार से जो है आप कर लीजिए। 40 क्वेश्चन आपको करने हैं जनरल अवेयरनेस के, और हमने जो है पूरी तरीके से बता दिया आपको। पूरे 100 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन इंग्लिश के, 20 के रीजनिंग एबिलिटी के, 20 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, और 40 क्वेश्चन जो हैं जनरल अवेयरनेस के। किस प्रकार से आपका पेपर जो है आएगा, किस प्रकार का आपका पेपर सेट होता है, वो सब कुछ जो है हमने बता दिया इस वीडियो में। तो ये वीडियो यहीं पर इसको ख़त्म करना पड़ेगा। ये वीडियो लंबी बन चुकी है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, और इस वीडियो को सभी जो एस्पिरेंट्स हैं क्लास 4th के, उनको सब में जो है शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो इसी के साथ इजाज़त ले लेता हूँ मैं। बाय बाय।